Good morning, students. Welcome to my channel Parli Social Science. So this is part second video of the chapter वीवर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड द फैक्ट्री ओनर्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये समझा था कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो कैसे ग्रो होती है और कैसे डिक्लाइन होने लगता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने लगती है इंडिया में। ठीक है, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। फिर हमने समझा कि कैसे फर्स्ट कॉटन मिल शुरू होता है बॉम्बे में 1854 में, एंड सो ऑन। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो आयरन एंड स्टील कंपनी था उस वक्त, अभी भी है उस वक्त, तो उसका क्या प्रॉब्लम था। आयरन एंड स्टील कंपनी को, इंडस्ट्रीज को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। ठीक है ना, चलिए। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड स्टील। चलिए, कंफ्यूज मत होइए, वुड्स क्या होता है मैं अभी बताऊंगी आपको। तो 1799 में पहले आप ये समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश और मैसूर की 4 वॉर होती है। ठीक है, उसे कहते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। तो 4 वॉर होती है बिटवीन मैसूर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसमें जो फोर्थ वॉर होती है वो होता है 1799 में, जिसमें कि मैसूर क्या होता है वो हार जाता है। तो उसकी तरफ से कौन लीड करता है? टीपू सुल्तान, इंडियन रूलर। इंडिया के एक सुल्तान थे टीपू सुल्तान, ये रूल करते हैं मैसूर से, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। लेकिन क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जो टीपू सुल्तान है वो हार जाते हैं। लेकिन जो उनका स्वॉर्ड है उसके बारे में समझेंगे। उनका जो तलवार है वो कितना अच्छा था, कि इतना अच्छा था, इतना हाई टेक्निक का था ना, इतना अच्छा क्वालिटी का था कि उसे आज इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा गया है। अंग्रेज तो हार मतलब अंग्रेज जीत गए हमें हराकर, और वो हमारे तलवार को भी ले गए। बताइए, इतना अच्छा था कि वो हमारी स्वॉर्ड को लेकर चले गए इंग्लैंड, वहां पे म्यूजियम में रखा गया है। तो जो टीपू सुल्तान की जो वॉर होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो 1799 में होती है, जिसमें कि टीपू सुल्तान हार जाते हैं। उसके बाद फिर वो अपने स्वॉर्ड से लड़ते लड़ते हार जाते हैं। तो उनके स्वॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या ऐसा स्पेशल है उनके स्वॉर्ड में कि हमें स्पेशली उनके स्वॉर्ड के बारे में पढ़ना है? तो वो है स्पेशल, क्यों? क्योंकि वो बहुत हाई क्वालिटी का बना हुआ है, बहुत हार्ड तलवार है, एकदम हार्ड सा तलवार है, क्योंकि वो तलवार से वो बहुत सारी जंग जीते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उसका एज है वो बहुत शार्प है, बहुत ज़्यादा एकदम तेज है। ठीक है ना, वो जो तलवार है बहुत तेज और शार्प है। और वो जो तलवार है वो ऊट से बना हुआ है। ये सबसे मेन चीज़ है कि ऊट स्टील से बना हुआ है। ऊट्स मेनली साउथ में प्रोड्यूस किया जाता है, ऊट स्टील, उससे वो बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि जो ऊट सा स्टील है ये है क्या, ये कैसे बनता है। तो यूरोप से एक इंग्लिशमैन फ्रैंकिस बुचनन आते हैं, कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, इंडिया में आने के बाद वो टूर करने के लिए जाते हैं मैसूर में 1800 में। 1800 में जब वो जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है 1799 में, उसी के जस्ट एक साल बाद क्या जाते हैं, वो जाते हैं उससे एक साल बाद मैसूर जाते हैं टूर करने के लिए, देखने के लिए। तो वो अपने अकाउंट में लिखते हैं, जो फ्रैंकिस है ये अपने अकाउंट मतलब उनका जो बुक है उसमें पूरा लिखते हैं कि वो बहुत सारे फर्नेसेस देखते हैं। फर्नेसेस क्या होती है? भट्टियाँ, मतलब कि जहाँ पे स्मेल्ट किया जाता है, जहाँ पे पिघलाया जाता है, ठीक है ना, आयरन को, उसे फर्नेसेस कहते हैं। तो वो मैसूर में बहुत सारे फर्नेसेस देखते हैं जहाँ पे स्मेल्ट किया जाता है, आयरन को चारकोल के साथ मिक्स किया जाता है एक क्ले का पोट में। उसके बाद उसको फर्नेसेस में डालकर, मतलब भट्टिया में डालकर, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से टेम्परेचर डालकर उसमें स्मेल्ट किया जाता है। उसको जब स्मेल्ट किया जाता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? वुड स्टील प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वुड स्टील को मेनली कन्नड़ में उक्कू कहते हैं, तेलुगु में हुक्कू कहते हैं, और तमिल और मलयालम में उरुक्कू कहते हैं। तो ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वुड्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वुड्स बहुत ही ज्यादा अच्छा हाई क्वालिटी के स्टील से बना हुआ था। ओके, तो इंडिया का जो वुड्स था उस वक्त तो बहुत फैसिनेटेड था, बहुत अच्छा क्वालिटी का था, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, तो मिकाइल फ्राइडे क्या है? यूरोपियन साइंटिस्ट है मिकाइल फ्राइडे। ये आते हैं इंडिया, ठीक है, और इन्होंने क्या डिस्कवर किया है? इलेक्ट्रिसिटी प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये क्या किया है? इसको डिस्कवर किए हैं। तो ये 4 साल इंडिया में रहते हैं, 1818 में आते हैं, 1822 तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो वो क्यों आते हैं? वो स्टडी करने आते हैं प्रॉपर्टीज़ को, वुड्स कैसे बनता है, ठीक है, उसके मेकिंग प्रोसेस को, वो क्या है, किस तरह का क्वालिटी का वो स्टील से बनता है, आयरन यूज़ होता है, किस टाइप का टेम्परेचर उसमें रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ को स्टडी करने के लिए कौन आते हैं? यूरोपियन साइंटिस्ट मिकाइल फ्राइडे। तो आप समझ सकते हैं कि वुड्स इतना ज़्यादा फाइन क्वालिटी, इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा उससे बनता था कोई भी चीज़, वुड्स वुड स्टील। सो लोग बाहर से उसको स्टडी करने के लिए आ रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन 19th सेंचुरी आते आते क्या हुआ कि धीरे धीरे हम वुड्स वुड्स क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म होने लगा, हमें नहीं दिखने लगा। वी कंप्लीटली लॉस्ट वुड्स मेकिंग। वुड्स बनना खत्म होने लगा, धीरे धीरे कम हो गया 19th सेंचुरी में। पर ऐसा क्यों हुआ? आप सोचिए,
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब ब्रिटिश जीत जाती, इंडिया में लगभग सारे ही जगह, सारे ही प्रोविंस में क्या होता है, ब्रिटिश जीत जाती है। जितनी भी जगह है, स्टेट नहीं कहना अच्छा नहीं है, प्रोविंस जितने भी, वहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश जीत जाती है। उसके बाद ब्रिटिश जब जीत जा रही है इंडिया में, ज़्यादातर लगभग सारे जगह ब्रिटिश जीत जाती है 19th सेंचुरी में। तो आप सोच सकते हैं कि जब ब्रिटिश जीत गई तो अब उनको तो किसी से लड़ाई नहीं करना, कोई वॉर नहीं होगा। तो जब वॉर नहीं होगा तो ये बोलते हैं क्या, स्वॉर्ड बनेगा ही नहीं। तो ये एक कारण रहा। सेकंड कारण ये रहा कि जो आयरन एंड स्टील है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्या करने लगी, ब्रिटेन से इम्पोर्ट करने लगी। मतलब कि ब्रिटेन से इंडिया में मंगवाने लगी, इंडिया में मंगवाने लगी, और इंडिया और ब्रिटेन से बना हुआ इस आयरन और स्टील के जितने भी सामान थे वो इंडिया में इंपोर्ट होने लगा। तो इंडिया में जितना भी था तो इंडिया में बनना बंद हो गया, क्योंकि लोग बाहर से इंपोर्ट करवा रहे थे तो इंडिया में बन ही नहीं रहा था, क्योंकि इंडिया वाला कोई खरीद ही नहीं रहा था, क्योंकि जो बाहर से आ रहा है वो बहुत सस्ते दामों में बिक रहा था, इस वजह से। ठीक है, तो अब हम समझेंगे अबंडेंट फर्नेसेस इन विलेजेस। मतलब कि अबंडेंट मतलब होता है बहुत सारा, विलेजेस में फर्नेसेस मिलता है, मतलब बहुत सारी भट्टियां नजर आती है। ठीक है, तो फर्नेसेस बहुत ज़्यादा मिलता है, कहाँ पे, स्पेशली बिहार में और सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे फर्नेसेस हर डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलता है। तो ये जो फर्नेसेस ये बहुत ज़्यादा हाई स्किल टेक्निक चाहिए फर्नेसेस बनाने के लिए, पहला ये है। सेकंड, जो फर्नेसेस है वो किससे बनता है, फर्नेसेस क्ले या फिर ब्रिक्स, क्ले और बर्न ब्रिक्स से बनता है। ठीक है, तो फर्नेसेस क्या है, जो लोग हैं वो ओर को यूज करके आयरन बनाते थे फर्नेसेस से। ठीक है, तो जो स्मेल्टिंग का काम होता था फर्नेसेस में, जो भट्टिया में स्मेल्टिंग का काम होता था, जो पिघलाने का काम होता था, वो मेन करते थे, वो पुरुष करते थे। लेकिन जो पंपिंग का काम होता था, आज भी आप देखते होंगे कि चूल्हे में ऐसे करके धुआं, मतलब फूका जाता है, फूक दिया जाता है कि जो आग अच्छे से जले। तो जो पंपिंग का काम है वो विमेन करती थी, वो क्या करती थी, महिलाएं करती थी, चारकोल को बर्न करती थी। तो स्मेल्टिंग का काम मेन करते थे और पंपिंग का काम वुमेन करती थी। तो फर्नेसेस किससे बनता था, क्ले और ब्रिक्स से। ठीक है, चलिए, उसके बाद हमने समझा कि 19th सेंचुरी आते आते वी कम्प्लीटली लॉस्ट वुड्स मेकिंग। ठीक है, तो कम क्यों होने लगा, मतलब ये जो फर्नेसेस हमें मिलना बहुत कम होने लगा 19th सेंचुरी में। उससे पहले बहुत सारे फर्नेसेस हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह हमें मिलता था। इससे हम ये जान सकते हैं कि वुड्स का जो प्रोडक्शन है वो अभी लगभग हर जगह हो रहा है। लेकिन 19th सेंचुरी आते आते क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। तो इसके टोटल 4 कारण है क्यों डिक्लाइन हो जाता है फर्नेसेस का मिलना। तो पहला कारण ये है, चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज। तो क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया में अपना पूरा ही दबदबा दिखाने लगता है। तो क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट लॉज लगाने लगते हैं, फॉरेस्ट में एकदम अलग अलग नए नए कानून लगाने लगते हैं कि जो फॉरेस्ट है वहाँ पे कोई इंडियन जा नहीं सकता। जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पे कोई इंडियन जा नहीं सकता, वहाँ पे कलेक्ट नहीं कर सकता वुड या चारकोल। तो जब हम फॉरेस्ट जा नहीं सकते, वुड कलेक्ट नहीं कर सकते, चारकोल कलेक्ट नहीं कर सकते, और कलेक्ट नहीं कर सकते, आयरन और, तो हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी लोग सीक्रेटली छुप छुप कर जाते थे, फिर उनको पनिश कर लिया जाता था, उनको पकड़ लिया जाता था, उनको सजा दी जाती थी। तो पहला कारण था चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज। तो जब फॉरेस्ट में एंटर करने से मना होने लगा लोगों को, जब आयरन और लोग कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे और चारकोल वुड कुछ भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो सब अपने अपने ऑक्यूपेशन को खो दिए थे। मतलब जो उनका काम था कि विलेजेस में जितने भी फर्नेसेस थे उनसे वो बनाते थे, वुड्स के स्टील बनाते थे, लेकिन वो काम उनका खत्म हो गया। फिर वो क्या, उन अपने लाइवलीहुड खो देते हैं, फिर वो दूसरे काम के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं कि दूसरा काम ढूंढने लगते हैं। तो पहला कारण ये था, चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज ना। दूसरा कारण क्या था, आयरन स्मेल्टर्स पे हाई टैक्स टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फर्नेसेस। सपोज करिए किसी घर में 4 फर्नेसेस है, तो उसे एक फर्नेसेस पे 100 रुपये देना पड़ रहा है, तो 4 फर्नेसेस पे कितना देना पड़ेगा, 400 देना पड़ रहा था। लेकिन उनका जो इनकम था वो 300 था। तो आप समझ सकते हैं कि उनको टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। अगर जितने भी फर्नेसेस थे, अगर उनको कलेक्ट करना है फॉरेस्ट से कुछ भी, तो उनको क्या देना पड़ रहा था, टैक्स देना पड़ रहा था, बहुत हाई टैक्स देना पड़ रहा था। लेकिन उनका इनकम बहुत कम होता था, इस वजह से वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उनका जो लाइवलीहुड था वो खो दिए थे, और हमें फर्नेसेस जो डिक्लाइन होने लगी थी। थर्ड ये कारण था कि इम्पोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम ब्रिटेन। अब देखिए, जो इंडियंस थे वो क्या कर रहे थे, अपना खुद का आयरन और स्टील बना रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे और बहुत सारे सामान बना रहे थे, लेकिन वो लोग खरीद नहीं रहे थे क्योंकि वो महंगे बिक रहे थे। लेकिन जो तब क्या, उस वक्त क्या हो रहा था, ब्रिटेन से इंपोर्ट हो रहा है, ब्रिटेन से लाया जा रहा था आयरन एंड स्टील, इसकी वजह से जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इस वजह सेकेंड थर्ड ये कारण था। तो जो आयरन स्मिथ्स थे, जितने भी आयरन बनाने वाले स्मिथ्स थे, वो क्या कर रहे थे, ब्रिटेन से लाया हुआ आयरन एंड स्टील ओर को यूज करते थे, और क्या करते थे, बहुत चीपली मिलता था, इस वजह से उसको यूज करते थे। और जितने भी लोकल स्मेल्टर्स थे, मतलब जो फर्नेसेस का यूज करते थे, वो अपने लाइवलीहुड को खो दिए थे, धीरे धीरे वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा था।
फोर्थ ये था कि कंपटीशन, 20th सेंचुरी में क्या था, कंपटीशन बढ़ गया था। मतलब कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज आने लगी थी और जो लोकल स्मेल्टर्स थे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। तो जैसे ही बड़े बड़े आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगे इंडिया में, उसके बाद जो छोटे छोटे जितने भी स्मेल्टर्स थे, मतलब जितने भी आयरन स्मिथ थे, जो लोग काम करते थे आयरन और स्टील पे, वो लोग धीरे धीरे अपने लाइवलीहुड को खोने लगे, अपने ऑक्यूपेशन को लॉस्ट हो गए। कैसे कि मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आने लगी, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन फेस करना पड़ा, क्योंकि आप समझ सकते हैं फैक्ट्रीज में बहुत मास प्रोडक्शन होता है। मतलब फैक्ट्रीज में 100 प्रोडक्शन हो रहा है, तो अगर आप हाथ से बनाओगे तो एक प्रोडक्शन होगा। तो फैक्ट्री सेटअप होने लगा तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा छोटी लोकल स्मेल्टर्स को 20th सेंचुरी में। तो अब हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील कंपनी फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया, कैसे आयरन और स्टील फैक्ट्रीज इंडिया में आते हैं। तो 20th सेंचुरी में क्या होता है, अप्रैल 1904 में चार्ल्स वेल्ड, एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट, और दोराबजी टाटा, जमशेदजी टाटा के एल्डेस्ट सन, जो चार्ल्स वेल्ड है और दोराबजी टाटा, वो ट्रेवल करते हैं कहाँ पे, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जाते हैं, वहाँ पे घूमते फिरते हैं और बहुत सारे ढूंढते हैं क्या, आयरन ओर। वो फाइन क्वालिटी का आयरन ओर ढूंढते हैं कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। वो डिसाइड करते हैं, अमेरिकन जूलॉजिस्ट दोराबजी टाटा और चार्ल्स वेल्ड डिसाइड करते हैं कि स्पेंड करेंगे जितने उनके पास पैसा है, जितना भी टाटा लोगों के पास जितना ही पैसा है, फिर चार्ल्स वेल्ड के पास टोटल मनी, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में वो सारा पैसा लगा देंगे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उनको छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा अच्छा फाइन क्वालिटी का नहीं मिलता है आयरन ओर। तो फिर क्या होता है, एक दिन फिर और घूमते घूमते एक दिन फॉरेस्ट की तरफ चले जाते हैं। वन डे ट्रेवलिंग द होल फॉरेस्ट। तो जैसे ही दोराबजी टाटा और वेल्ड, तो फॉरेस्ट में घूमने के बाद दोराबजी टाटा और चार्ल्स वेल्ड विलेज की तरफ जाते हैं, तो उनको क्या मिलता है, एक मैन और एक वुमेन। उनको मिलता है एक मैन और एक वुमेन, जो कि कैरी किया हुआ है क्या, बास्केट ऑन देयर हेड। और उस बास्केट में क्या था, आयरन था, बहुत अच्छा क्वालिटी का आयरन था। और वो जो लोग थे वो कौन से कम्युनिटीज़ के थे, अगारियाज, ये अगारियाज कम्युनिटी के थे। ठीक है। तो उसके बाद अगारियास कम्युनिटीज़ के बहुत सारे ग्रुप्स के लोग धीरे धीरे जैसे आगे गए, वो ग्रुप बहुत सारे पूरे ग्रुप को देखे कि सारे लोग आयरन लेकर आ रहे हैं। तो ये पूछे वो लोगों से, दोराबजी टाटा और वेल्ड पूछे वो लोगों से कि आप ये आयरन कहाँ से ला रहे हैं, इतना अच्छा फाइन क्वालिटी का। तो ये लोग जवाब देते हैं, वो सामने एक हिल है वहाँ से, कौन सा हिल, राजहारा हिल। तो फिर ये दोनों वो हिल चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिटी का ये लोगों को क्या मिल जाता है, आयरन मिल जाता है। तो वेल्ड वहाँ पे क्या डिक्लेयर करते हैं, जो चार्ल्स वेल्ड है वो कहते हैं, वी फाउंड व्हाट हैड बीन लुकिंग फॉर, हम लोगों को वो मिल गया जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम था, ये अच्छा था कि बहुत अच्छा फाइनेंस्ड ओर इन द वर्ल्ड, वहाँ पे वन ऑफ द फाइनेस्ट आयरन ओर मिल रहा था, कहाँ पे, राजहारा हिल्स में। लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। जैसे कि प्रॉब्लम्स क्या था, प्रॉब्लम्स ये था कि वाटर नहीं था वहाँ पे, वो जो हिल था उसके आसपास में कोई वैसा रिवर नहीं था, वाटर का सप्लाई नहीं था, बहुत ड्राई रीजन था, सूखी हुई रीजन थी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे दोराबजी टाटा और चार्ल्स वेल्ड को वैसा कुछ लगता नहीं है, तो वो लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। और क्या होता है, लेकिन यही राजहरा हिल्स में ही बाद में क्या बनाया जाता है, भिलाई स्टील प्लांट बनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि उस वक्त तो ये लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पे क्या बनाया जाता है, भिलाई स्टील प्लांट। फिर टाटा जी क्या करते हैं, वो आगे कंटिन्यू करते हैं सर्च ढूंढने के लिए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा आयरन ओर मिले। तो वो ढूंढते ढूंढते कहाँ चल जाते हैं, वो चल जाते हैं छोटा नागपुर रीजन के पास चले जाते हैं। कौन, दोराबजी टाटा, ये चले जाते हैं छोटा नागपुर रीजन के पास। तो उन्हें एक बहुत अच्छा क्वालिटी का आयरन और एक जगह मिल जाता है, एक फॉरेस्ट। तो वहाँ पे लार्ज फॉरेस्ट को वो क्लियर कराते हैं, कहाँ पे, सुब्र रेखा रिवर के नज़दीक। तो सुब्र रेखा रिवर के सामने वो पूरा फॉरेस्ट को क्लियर करवाते हैं और वहाँ पे सेटअप करते हैं क्या, फैक्ट्री। ये सेटअप करते हैं फैक्ट्री पूरे फॉरेस्ट को क्लियर करा के। और वहाँ पे वाटर भी सप्लाई है, क्योंकि सुब्र रेखा रिवर है वहाँ पे, और एक फाइन क्वालिटी का वहाँ पे आयरन ओर भी मिल रहा है। तो वो किसका सेटअप करते हैं, टिस्को बिगिन 1912। तो टिस्को को सेटअप कर देते हैं। तो टिस्को क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कब शुरू होती है, 1912 में। लेकिन जब ये कंपनी नहीं बनता है, तो उससे पहले क्या होता है, बिफोर इंडिया इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। तो जितना भी आयरन से बना हुआ कोई भी चीज़ हो या फिर आयरन हो, कहाँ से, ब्रिटेन कहाँ, सॉरी, इंडियंस कहाँ से इम्पोर्ट करवा रहे थे, ब्रिटेन से इम्पोर्ट करवा रहे थे। लेकिन क्या होता है, जब टिस्को बन जाता है तो टिस्को धीरे धीरे बहुत डेवलप कर जाता है। तो जैसे जैसे एक्सपेंड होता है रेलवेज इन इंडिया,
इंडिया में रेलवेज बहुत ज़्यादा अच्छा खासा एक्सपेंड करने लगता है, तो जो टिस्को कंपनी के जितने भी लोग हैं वो इसको अच्छा खासा यूज़ करते हैं इंडिया के रेलवेज को। तो जब ये सेटअप होता है, आप देखिए 1912 में सेटअप होता है, जस्ट उसके 2 साल बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू होता है। 1914 से लेकर 1918 तक क्या होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू होता है। तो इसी 4 साल के बीच में जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की अपने आप को बहुत अच्छा खासा डेवलप और ग्रोथ करवा लेता है। जैसे कि ब्रिटेन, देखिए वर्ल्ड वार में ब्रिटेन बिजी हो गया है, 1914 में शुरू हुआ है, तो ब्रिटेन किस में बिजी हो गया, वर्ल्ड वॉर में बिजी हो जाता है। तो वो स्टील प्रोड्यूस ही नहीं करता है, क्योंकि यूरोप में वॉर हो रहा है, वहाँ पे वो बिजी है। तो अच्छा खासा टाइम मिल गया टिस्को को, चलो अपने आप को डेवलप करते हैं। तो क्या हो रहा है, जब ये प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है ब्रिटेन, तो इम्पोर्ट क्या करेगा, तो इंडिया में इम्पोर्ट भी नहीं हो रहा है। तो इंडिया में क्या मतलब इंडिया में बना हुआ स्टील और आयरन किसका बनाया हुआ यूज हो रहा है, टिस्को का यूज हो रहा है। तो टिस्को क्या कर लेता है, धीरे धीरे इंडियाज रेलवेज, धीरे धीरे इंडिया का जो रेलवे है वो टिस्को यूज कर कर अपने आप को डेवलप कर लेता है, अपने ट्रांसपोर्टिंग को ज़्यादा अच्छा कर लेता है, ठीक है। उसके बाद वॉर में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है ब्रिटेन जब, तो टिस्को अपने आप को डेवलप और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है। लेकिन जो टिस्को है, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये भी क्या होता है, ब्रिटेन की हेल्प करती है वॉर में। कैसे, टिस्को प्रोड्यूस करता है सेल्स, मतलब एक बुलेट होता है, सेल्स और कैरेज व्हील्स को वॉर के लिए प्रोड्यूस करता है। कौन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में बनाया जाता है। तो इस तरह से ब्रिटेन की मदद हो रही है, इंडिया भी ब्रिटेन की मदद कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन यही जो टाइम था 1914, इस टाइम पे क्या हुआ, जितने भी इंडिया में जितने भी आयरन एंड स्टील कंपनी थे, टिस्को, मेनली टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये आप अपने आप को धीरे धीरे इतना ग्रोथ कर लेता है कि दोबारा जब ब्रिटेन लोग, जब 18 में वॉर खत्म हो जाता है, जब इंडिया आता है, तो वो लोग पूरा शॉक हो जाते हैं कि क्या ऐसा इंडिया में, इंडिया के लोग भी इतने मतलब समझदार हैं, इंडिया के लोग भी ऐसा कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह करके वो लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो जब 1919 में जो कॉलोनी मतलब पूरा खत्म हो गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट वापस आती है, तो वो पूरा शॉक तो हो ही जाती है। लेकिन 1919 में क्या होता है, 90% ऑफ स्टील जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिशर्स है, वो किन से खरीद रहे थे, टिस्को से खरीद रही थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि टिस्को कितना डेवलप कर लिया था अपने आप को। नाउ टिस्को बिकम बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन ब्रिटिश एम्पायर, मतलब ब्रिटिश एम्पायर के होते हुए, रहते हुए, टिस्को अपने आप को बहुत बड़ा एक अच्छा बिगेस्ट स्टील प्लांट में प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है, सेटअप कर लेता है। तो हम चैप्टर के एंड में पहुंच गए हैं। तो आयरन आयरन एंड स्टील कंपनी और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये दोनों कब ग्रोथ होती है, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है। पहला तो ये है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अपने आप को ये ग्रोथ करवा लेती है। उसके बाद जब ब्रिटेन से इंपोर्ट कम हो जाता है, क्या होता है, जब ब्रिटेन इंपोर्ट ही नहीं कर रहा है इंडिया में, तो इंडिया में जितना सारा सामान बन रहा है वो इंडिया के लोग खरीद रहे हैं। लेकिन अगर ब्रिटेन इंपोर्ट करेगा तो फिर लोग खरीदेंगे नहीं। तो जब ब्रिटेन इंपोर्ट करना बंद कर दिया, कम कर दिया, तब ये दोनों अपने आप को ग्रोथ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक नेशनलिस्ट स्ट्रगल डेवलप होता है, मतलब कि जब ये जब हम लोगों का जो अपना खुद का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ग्रो होने लगता है, फिर हम अपने इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ने लगते हैं, और लोगों के मन में एक भावना आ जाता है कि नहीं, अब हमें ब्रिटेन से कुछ नहीं खरीदना है। इसलिए हमने बहुत सारे मूवमेंट भी चलाया था, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट, कि हम अपना सामान यूज़ करेंगे, अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है, इंडस्ट्रियल क्लास भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेती है, कब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में नेशनलिस्ट स्ट्रगल भी अपने आप को डेवलप कर लेती है, जब ब्रिटेन बिजी रहता है, और इंडस्ट्रियल क्लास है वो अपने आप को ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। सो दैट इज़ इट, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।